बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, कल मैंने आपको आप लोगों के पास, अच्छा भाई क्विज हो गया डन? अच्छा, उसमें से खैर अभी ड्राफ्टिंग तो मैंने नहीं करवाई, उसमें मैंने खाली आपको असेस करने का तरीका सिखाया था। सिचुएशन क्या थी उसमें कि हम जिस कंपनी का ऑडिट करने लगे थे उस कंपनी का एक कस्टमर था जो कि हमें न्यूज़ आई कि वो क्या हो चुका है, बैंक करप्ट हो चुका है, लिक्विडेशन में जा चुका है। तो उससे क्या रिस्क था, जो हमें उससे पैसे लेने हैं इस कंपनी को तो वो अब रिकवरेबल नहीं है। तो रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल था और अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस था। चलें जी, बिल्कुल सही है। अब सर हम बकाया चीज़ें देख लेते हैं आज। ओके जी, यहाँ से शुरू करते हैं। केस 4, आपने FAR 1 लेवल पे सीखा था डेटर टर्नओवर डेज क्या होते हैं, ये कितने दिनों में पैसे रिसीवेबल हमारा कन्वर्ट हो जाता है कैश में, ये हमने सीखा था। अच्छा जी, पर अब अगर हम बात करें कि अगर आप जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने जाते हैं, लेट्स से अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ऑडिट करने गया तो मैं क्लाइंट से पूछे बगैर कैलकुलेटर पे आराम से डेटर टर्नओवर डेज निकाल सकता हूँ। रिसीवेबल को ऊपर रखूंगा, सेल्स को नीचे रखूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 365 से। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट एन आंसर इन नंबर ऑफ डेज। मैं 2 सालों को कंपेयर आराम से कर सकता हूं, करंट ईयर और लास्ट ईयर। अच्छा, मैंने ये देखा विदाउट आस्किंग क्लाइंट, क्योंकि मुझे उससे पूछने की एज सच अभी कोई नीड नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं रिस्क असेस कर रहा हूं, अभी मैंने ऑडिट शुरू नहीं किया। अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा हूं, वहां पे मुझे दिख रहा है कि भाई मेरे डेटर टर्नओवर डेज पहले 35 दिन थे, यानी यूजुअली मैं जिसको उधार पे माल बेचता हूं उसको मैं 35 दिनों का टाइम देता हूं कि मुझे वो पैसे दे दे। अब लेट्स से इन EY व्हेनेवर वी गिव सर्विसेज टू आवर क्लाइंट, तो हमारी इनवॉइस में लिखा हुआ होता है कि यू हैव टू सेटल दीज इनवॉइस विद इन अ पीरियड ऑफ 35 डेज या 30 डेज, हम लिख के देते हैं उसको। तो हमारा क्रेडिट पीरियड कितना हो गया, 30 दिन। और जब मैंने किसी कंपनी का कैलकुलेट किया तो 35 दिन। ये बात मुझे समझ आ गई। चलें जी, फॉर्मूला रिपीट करता हूँ, वापस से रिपीट कर देता हूँ। उसको यूँ मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूँ, बैलेंस शीट आइटम ऊपर, P&L आइटम नीचे। तो जाहिर सी बात है रिसीवेबल किस वजह से जनरेट होता है, सेल्स। कौन सी सेल्स, क्रेडिट सेल्स। ऐसे नहीं अंदर की तरह चिपका दिया और आंसर निकाल लिया। ख्याल रखना है एग्जाम में कि क्रेडिट सेल्स होगी और उसके अगेंस्ट में रिसीवेबल, और आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 365 से। क्लियर है भाई? ये आपने देखा कि लास्ट ईयर हमारे पास जो डेटर टर्नओवर डेज हैं वो जो हमारे थे वो 35 दिन थे। इस बार आपने कैलकुलेट किया वो 85 डेज हो गए। अच्छा भाई, मैं चला गया क्लाइंट के पास। अच्छा, रिस्क असेसमेंट का तरीका देखो। सिर्फ मैं क्लाइंट के पास चला गया, मैंने ये बोला कि यार मुझे लगता है तुम्हारे रिसीवेबल्स में प्रोविजन होना चाहिए। उसने बोला यार मतलब कैसी अजीब फजूल बातें कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा भाई दफ़ा क्यों हो जाऊँ यार, तुमसे पूछ रहा हूँ, एक बात बताओ मुझे। वो मुझे ये कहता है, सुनिएगा, वो मुझे कहता है कि भाई तुम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो कि मेरे रिसीवेबल में प्रोविजन की नीड है। क्या आपको ये पता लगा कि मार्केट में मेरा जो कस्टमर है वो बैंक करप्ट हो गया, जो लास्ट केस था? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो बोल रहा है आपको कैसे पता लगा, आपको कैसे पता कि भाई मेरे रिसीवेबल्स में प्रोविजनिंग की नीड है? मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, आपका क्रेडिट पीरियड कितने दिनों का है? उसने कहा भाई 35 दिन। उसने कहा अच्छा, उसने मुझे ये जवाब दिया कि यार पिछले साल 30 दिन था। जाहिर सी बात है कुछ डेटर्स की वजह से 5 दिन ऊपर हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो डिले करेंगे तो डेज क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो लास्ट ईयर चलो एक्सेप्टेबल रेंज थी कि 30 दिन ये लोग देते हैं। लोग कितने दिनों में दे रहे हैं, 35 दिनों में। मैंने इससे पूछा यार तो फिर इस बार क्या सीन है? उसने बोला यार हमने क्रेडिट पॉलिसी चेंज की है, अब हम 40 दिन पे ले गए। कितने दिनों पे? 40 दिनों पे। मैंने कहा अच्छा पक्की बात है 40 दिनों पे? बोल रहा हाँ यार पक्की बात है 40 दिनों पे। तो मैंने कहा यार तुम्हारे जो ये डेटर टर्नओवर डेज आ रहे हैं वो तो 85 आ रहे हैं। बोल रहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई ये ले तेरे फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे चिपका उंगलियां और देख यही आंसर आ रहा है। उसने बोला हाँ यार कुछ लोग हैं, अब देखो बोला उसने बोला कुछ लोग हैं जो पैसे जिसकी वजह से मेरे रिसीवेबल्स और जिसकी वजह से ये डेज डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा पहले जब इंसान का बच्चा बन के तुम्हें समझा था तो तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, अब तुम्हें पता लग गया। तो तुम क्या ऐसे ही गए या पूरे एविडेंस के साथ गए?
भाई रिस्क असेस करके जाओ, तमीज है तुम्हें, तहजीब है कि भाई मसला कहां कहां हो सकता है। अगर ये डेटर टर्नओवर डेज डिक्रीज हो रहे होते तो क्या कोई रिस्क है? पर डेटर टर्नओवर डेज के इंक्रीज होना मतलब रिस्क है, एंड रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। पहले बताओ ये गेम समझ आई? यानी सर अगर आपको मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल दूं और उसके अंदर आपको ऑल टुगेदर डेटर टर्नओवर डेज इंक्रीज होते हुए देखें तो इसका मतलब यह है कि वो जो FAR 1 में हमने चीजें सीखी हैं वो यहां काम आएंगी फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग रिस्क। पहले बताओ बात क्लियर है जी? चलें जी, तो हमने ये कहा कि भाई 25 दिनों से यहां पे इस एग्जांपल में कितने पे आ गया? 95 डेज पे। तो हम ये कहेंगे व्हाट विल बी द पॉसिबल इंपैक्ट, तो हम ये कहेंगे भाई ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एज द कंपनी माइट बी फेसिंग डिफिकल्टी इन रिकवरी ऑफ इट्स रिसीवेबल्स। और हमने ये कहा कि भाई दूसरा ये है कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। इस फैक्टर में कोई मसला? यानी मैं तो आपको इन चीजों से नो हाउ दे रहा हूं कि भाई अगर ये हो तो ये हो सकता है। अब जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे सोचने की कैपेसिटी तुम्हारी इंक्रीज होगी, तो यू आर एबल टू योर सेल्फ एड्रेस कि कहां मसला हो सकता है, पर बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट नहीं कर सकते। अब एक नॉर्मल बंदा चला जाए बोले मुझे रिसीवर्स का ऑडिट करना है, वो कभी भी ये रिस्क नहीं देख पाएगा कि यहाँ पे प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, सब्जेक्ट टू। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ डेटर्स के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। पहली, अगर आपको कोई बाहर से न्यूज मिल जाए कि जो इसका कस्टमर है वो बैंक करप्ट हो गया है, और दूसरा डेज बढ़ गए हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके रिसीवर्स रिकवर नहीं हो सकते। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, सुनिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सामने वाला बंदा कहे कि भाई ये जो डेज हैं वो इंक्रीज इसलिए हुए हैं कि हमने रिसेंटली किसी एक बंदे को एक लॉन्ग क्रेडिट पीरियड दिया है, क्योंकि वो मेजर कस्टमर था, उसने बोला कि भाई हम मुझे इतने टाइम चाहिए, तो मैं बोलूंगा सही कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो, पर वो तो ऑडिट बाद में होगा ना, तो क्या रिस्क असेस मैंने गलत किया है? रिस्क असेस बिल्कुल। तो कोई भी रेगुलेटर अगर मेरा ऑडिट आके करे और मुझसे पूछे तुमने क्या क्या रिस्क असेस किया, तो वो बोलेगा नहीं यार बिल्कुल सही काम किया इसने, अब अगर इसके बाद भी फ्रॉड हुआ तो तुम्हारी गलती नहीं है, पर एटलीस्ट आपने तमीज से काम किया है। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी आगे लेके चलते हैं अगले केस के ऊपर। मैंने कहा केस 5, अराइवल ऑफ कॉम्पिटिटर। अराइवल ऑफ कॉम्पिटिटर, इस चीज को जरा सुनना, इसमें एक अच्छी आपको एक नॉलेज मिलेगी इसमें। मैंने ये कहा कि भाई जैसे मैं स्माइल इंडस्ट्रीज का भी ऑडिट कर चुका हूं जो कि कैंडी लैंड है, सही है जी, जो कोकोमो बनाता है, कर्लीज बनाता है, ट्विंकल ये खाता है ना, बंगी इसलिए बोल रहा है कि हाँ इधर सुनो, ये सारे प्रोडक्ट्स वो बनाता है। सुनिएगा प्लीज, अब बात समझें। अब हुआ ये कि भाई इसका एक कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया, उसने वही, प्लीज सुनिएगा, उसने वही, जब तक इसकी मोनोपोली है तो इसकी मोनोपोली में तो जाहिर सी बात है ये चिप्स के डब्बे में हवा भर के देते थैली में, और चिप्स कम हो तो ये चले जा रहा है क्योंकि बच्चा तो खाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब अज्यूम करो, ऐसी अजम्पशन है कि इसका कॉम्पिटिटर आ जाए, क्योंकि अभी भी डोमिनेट करता है स्माइल इंडस्ट्रीज, क्योंकि आपको जितने भी प्रोडक्ट्स दिखेंगे इनके ही दिखेंगे। खैर, अब क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा खतरनाक है, अब सुनो इस बात को समझो, कॉम्पिटिटर आ जाए और वो यही क्वालिटी यही टेस्ट कम पैसे में दे, यही क्वालिटी कम पैसे में ऑफर करे और क्वांटिटी भी अच्छी दे, मुझे ये लगता है कि कस्टमर का फोकस दूसरी जगह स्विच होगा। अच्छा अब बिजनेस माइंडेड बन के सोचो, जब कोई कॉम्पिटिटर आएगा और वो ये हरकत करेगा तो इससे बात ये समझ आती है कि इस बंदे के, जिस कंपनी का मैं ऑडिटर हूं, उसके रेवेन्यू पे इंपैक्ट होगा, इसके रेवेन्यू पे। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं, मैं बीइंग एन ऑडिटर असेस कर रहा हूं देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो क्या आप ये अपनी तरफ से कह रहे हैं किसी फैक्टर के बेस पे? अच्छा फैक्टर ये समझने की बात है, फैक्टर ये है कि कंपटीशन आ चुका है, और कंपटीशन के बावजूद भी अगर तुम्हें ये दिखे कि इसकी सेल्स 10 या 15% से या 20% से ग्रो हुई है, तो दिस इज नॉर्मल या एबनॉर्मल? ये चीजें आपस में मैच होती हुई, अनलेस कि ये प्रूव हो जाए कि वो कंपनी अभी भी मार्केट को डोमिनेट करती है और उसकी मोनोपोली है, तो फिर कोई भी उसकी सेल्स पे इंपैक्ट नहीं आएगा।
पहले बताओ बात समझ आई? चलो कंपटीशन के आने से एक बात तो समझ आ गया। अच्छा मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि वाकई में सेल्स ओवरस्टेट हुई होगी, मैं कहता हूँ रिस्क है, हो सकता है वाकई में सेल्स इंक्रीज हुई है, बट मेरा टारगेट होगा फिर मैं रीजन ढूंढूंगा, मैं क्लाइंट से पूछूंगा कि तुम ये बताओ, तुम वजह बताओ इसकी, सेल्स फिर भी तुम्हारी इंक्रीज कैसे हो गई। अगर वो वैलिड जवाब देता है और वो मुझे एक्सेप्टेबल है तो मैं बोलूंगा सही है, इंक्रीज होनी चाहिए, उसको वेरीफाई करके ऑडिट खत्म हो जाएगा। पर अगर उसका जवाब आता है कोई ऐसा जो कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या मैं उसकी बात को एक्सेप्ट करूंगा या मैं और डिटेल ऑडिट करूंगा? तो ये तुम तब कर रहे हो ना जब तुम्हें नॉलेज है इस चीज की, क्योंकि तुमने रिस्क असेस किया है कि सेल्स ओवरस्टेट हो सकती है। मैं हो गई है क्यों नहीं कह रहा, अभी ऑडिट शुरू नहीं किया, क्योंकि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग रिस्क। क्लियर है? अब इससे एक और चीज सीखते हैं, सुनिएगा। कॉम्पिटिटर जब आया तो एक तो सेल्स की फिगर हिट हो गई, दूसरी चीज सुने, दूसरी चीज इसके अंदर जो बहुत अहम है वो ये है, कॉम्पिटिटर भाई जो हमारे हैं वो सस्ती बेच रहे हैं, एनआरवी लॉस। हो सकता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ी हो ज्यादा। लेट से अगर मैं ये कहूं कि एक कोकोमो का पैकेट, यानी एक पर यूनिट कॉस्ट की बात कर रहा हूं, एक कोकोमो का पैकेट स्माइल इंडस्ट्रीज को अगर 4 रुपए का या 5 रुपए का पड़ता है और कॉम्पिटिटर आके वो 3 रुपए का बेचने को शुरू कर जाए, तो मैं कह रहा हूं कि भाई उसकी तो हम इन्वेंट्री को किस पे मेजर करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। भाई जब तक सब सही था तो स्माइल इंडस्ट्रीज ने अपनी इन्वेंट्री को 4 रुपए पे रखा हुआ था, दैट इज कॉस्ट। अब मार्केट में वो बिग 3 रुपए की रही है, बाकी चीजें तो इससे कोई 4 रुपए की खरीदेगा नहीं, यानी आपकी इन्वेंट्री इंपेयर हो चुकी है, आपकी इन्वेंट्री इंपेयर हो चुकी है। तो मैं जाऊंगा क्लाइंट के पास, मैं बोलूंगा भाई ये जो तुम्हारी इन्वेंट्री है इसके अंदर कौन सा रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट का, अंडर स्टेटमेंट का? तो ओवर स्टेटमेंट कैसे? तो अच्छा अब मैं तुम्हें काउंटर करता हूं, क्लाइंट तुम्हें ऐसी बातें बोलेगा, क्लाइंट बोलेगा इन्वेंट्री खराब तो नहीं हुई, कॉम्पिटिटर आ गया, कॉम्पिटिटर इसको कम पे बेच रहा है, तो तुम्हें इसको बेचने के चांसेस क्या हो गए, और अल्टीमेटली इट विल लैंड अप बीइंग एक्सपायर्ड, तुम किसी को बेच नहीं पाओगे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई क्योंकि तुमने कहा था अकाउंटिंग आईएफआरएस के हिसाब से करोगे, आईएफआरएस कहता है इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, तो तुम इसको कॉस्ट से उठा के किस पे ले आओ? एनआरवी पे ले आओ, क्योंकि इसकी एनआरवी इसकी कॉस्ट से लोअर है। पहले बताओ बात क्लियर है? और ये सारी चीजें मुझे तब समझ आई जब मैंने अंडरस्टैंड किया एंटिटी को और एनवायरमेंट को। सर यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट विल बी द पॉसिबल इम्पैक्ट ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एज द एंटिटी माइट बी फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स inventory. Understatement of NRV loss of the inventory might not be recorded at lower of cost और NRV। और यहाँ पे एक और रिस्क अराइज होता है, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। यहाँ तक बात क्लियर है? जी जानी। अगर फिर भी उसका प्रोडक्ट उतने ही रेट पे बिक रहा हो उसी स्पीड से, तो मुझे कोई गर्ज नहीं है। पर मैं तो ये कह रहा हूं कि हालात ये हो गए, तुम इसकी बेहतरीन एग्जांपल नोकिया ले सकते हो। नोकिया कंपनी आज से पहले अगर तुम लेट से तुम 10 साल पीछे चले जाओ, तो 10 साल पीछे तुम्हें डोमिनेट होता हुआ नोकिया दिखेगा। मतलब ये तो स्टडीज हैं पूरी यार। नोकिया कंपनी की भरपूर इन्वेंट्री मौजूद है। उस कंपनी को 10 बार कहा गया इंसान की बच्ची बन के, भाई तुम अपने पास अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं अडाप्ट करो। अब आ गया सैमसंग ने क्या किया? एंड्रॉयड लॉन्च किया। एंड्रॉयड था यूजर फ्रेंडली, वो यूजर फ्रेंडली नहीं था। अब हुआ क्या, मार्केट में डायनामिक्स चेंज हुए, उसको ऑफर की गई भाई आप एक मर्जर कर लें, आप एक कोलैबोरेशन कर लें, उसने नहीं किया। हुआ क्या, उसकी जितनी भी इन्वेंट्री मौजूद थी उससे सस्ते मोबाइल अच्छी क्वालिटी के बिकने आ गए। एनआरवी लॉस आएगा क्योंकि उसके मोबाइल कोई खरीदने को तैयार। आप जो कह रहे हैं ना, उसकी जो तुम इन्वेंट्री कह रहे हो वो बिक रही है तो मुझे कोई इशू, मुझे तो रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, मेरा रिस्क आइडेंटिफाई बिल्कुल सही हुआ है। तो जब रिस्क आइडेंटिफाई हो गया सही, आप उसको टेस्ट करेंगे और आप बोलेंगे इसको टेस्ट करके, इसको चेक करके मेरा कंक्लूजन ये है, और कंक्लूजन ये होता है कि वाकई एनआरवी लॉस होना चाहिए, तो आप क्लाइंट को कहेंगे एनआरवी लॉस को बुक करो। क्लियर है? अनलेस कि आपको क्लाइंट प्रूफ करे मैं इसको अभी भी उतने पे बेच रहा हूं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई? चलिए जी,
अब यानी पीछे सबको क्लियर है, पक्की बात है, ओके। नहीं सेल्स के डिक्रीज होने नहीं, गलत। मैं कह रहा हूं इन्वेंट्री उतने की बिके, अब वो कम बिक रही है वो अलग है, पर इन्वेंट्री उतने की बिके। सही जी जानी, बिल्कुल ये कह रहे हैं भाई जिस प्लांट पे प्रोडक्शन हो रही है उसके भी इंपेयरमेंट के तो चांसेस हैं, पर वो तब होता है जब आपकी सेल सिग्निफिकेंटली गिर जाए। अब बात समझे, वापस सुने। सवाल अच्छा है इनका कि सर आप प्लीज बताएं मुझे, आपका पीपी इंपेयर हो जाता है अगर उसकी वैल्यू इन यूज कम हो? ऐसा ही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंपेयर हो जाता है जब उसकी वैल्यू इन यूज कम हो और कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो। वो ये बिल्कुल सही कह रहा है, वो कह रहा है कि सर अगर कॉम्पिटिटर आ जाए, अगर कॉम्पिटिटर आ जाए तो आपके कैश फ्लोस, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी, तो फिर रिस्क ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ पीपी आएगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि एब्रप्टली ये लिखना गलत है, मैं बताता हूं क्यों, सुनिएगा। अगर आपको हालात वाकयात, पहले ऑनलाइन वालों आप साथ रही हो, आप भी साथ रही हो, एक बात बताइए, सवाल मैं ऐसा दूं आपको, मैं आपको बोलूं कंटिन्यूअस लॉसेज हैं, मैं क्या कह रहा हूं, कंटिन्यूअस लॉसेज हैं। कंटिन्यूअस लॉसेज का मतलब ये है कि मेरे इनफ्लोस कम है, आउटफ्लोस ज्यादा हैं। नाउ दिस मेक सेंस दैट योर पीपी माइट हैव बीन इंपेयर्ड। कॉम्पिटिटर के फौरन आने से इंपैक्ट नहीं आता, कॉम्पिटिटर के आने से अगर आपकी सेल्स सिग्निफिकेंटली डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है तो समझ आता है कि आपका पीपी क्या हो चुका होगा, इंपेयर हो चुका होगा। ऐसे तो तुम अगर क्लाइंट के पास जाओगे, उसने कोई 5, 6, 10 बिलियन के पीपी लगाए हुए होंगे, तुम उसको जाके बोलोगे तेरा पीपी इंपेयर्ड है, जानी गुद्दी से पकड़ के निकालेगा और बोलेगा तेरा दिमाग खराब हो गया, पीपी इंपेयर्ड है। तो बात समझ आई? तो यानी आपने वो फोकस करना है, ट्रेंड्स क्या हैं। अगर ट्रेंड ऐसे हैं कि सिग्निफिकेंटली डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ रहे हैं, साल ब साल वो मतलब डिक्लाइनिंग फेज में आ रहा है, तो इट मेक सेंस कि आप कहें कि आपका पीपी क्या हो चुका है, इंपेयर हो चुका है। क्लियर है? पर एक इवेंट से नहीं हो सकता, पर एक इवेंट भी ऐसा हो कि सेल्स तकरीबन 0 के करीब आ जाए तो मेक सेंस, तो समझ आती है। क्लियर है? चलें जी। अच्छा सैयद, आप ये कह रहे हैं कि सेल्स से लिंकेज क्यों नहीं किया? जानिए बताया तो सही, लिंकेज किया, खाली लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे लिखा नहीं है। सेट है? ओके जी। अगला केस, ये बड़ा एक बेहतरीन केस है, इसको आप सुकून से समझें। पहले मैं ज़रा इसको यहाँ पे अलग इस पे ले आऊँ, आ जाएं जी प्लीज़ फोकस के साथ। मैंने कहा कि भाई ये एक हमारी, इसको ऑन कर लें। अच्छा जी, मैंने कहा कि सर ये हमारी एक कंपनी है जिसके हम ऑडिटर हैं। प्लीज सुनिएगा ये बात, ये भी आपको सवालात में दिखेगा, उसके बाद हमें फिर ड्राफ्टिंग करनी है। पहले एक सवाल की अपने, ये हमारी एक कंपनी है, ये कंपनी उड़ के पहुंच गई बैंक के पास। अच्छा, ये कंपनी बैंक को कह रही है कि भाई हमें चाहिए लोन। बहुत फोकस होकर सुनना, वो पहली एग्जाम्पल। बैंक इसको कहेगा पहले ऑडिट करवा के आओ, वो तो पर्पस ऑफ ऑडिट हो गया ना, टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो अलग बात है। अब बैंक की तरफ से सोचते हैं, बैंक इसको ये कहेगा मैं आपको लोन देने को तैयार हूं, बट मेरी कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं। उसको हम ऑडिट की जबान में या प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं डेट कोवेनेंट्स। क्या कहते हैं? अच्छा, बैंक कहेगा कि भाई मेरी कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम कहते हैं कंडीशंस को डेट कोवेनेंट्स। अच्छा भाई, अगर ये कहीं अल्फाज देखो तो मतलब समझ लेना ये कंडीशंस हैं। किसने इंपोज किए हैं कंडीशंस? बैंक ने। बैंक इसको कह रहा है कि भाई आपने एक रेशियो होता है जिसका नाम है इंटरेस्ट कवर। हमने बोला इंटरेस्ट कवर जैसी कोई चीज हमने देखी है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि आपके प्रॉफिट में कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी मर्तबा इंटरेस्ट को पे कर सकता है। तो बैंक इसको कह रहा है यू नीड टू मेंटेन दिस रेशियो एटलीस्ट 3 टाइम्स। कितना बोल रहा है? 3 टाइम्स। अच्छा भाई, हमने कह दिया ये आ गया 3 टाइम्स। ये कौन कह रहा है? बैंक। अच्छा जी, हमने कहा सर आए दूसरे केस पे। इसने बोला कि भाई आपको जो करंट रेशो है
वो मिनिमम 2:1 रखना है। करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स, मतलब ये 2:1 का क्या मतलब है? वो कह रहा है कि आपके एसेट्स आपकी लायबिलिटीज से 2 गुना होने चाहिए। यानी यूं उल्टा कहें, अगर आपकी लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए आपके पास 2 टाइम्स इस्तात होनी चाहिए कि लायबिलिटी पे कर पाओ। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। अच्छा, बैंक को पंचायत भी यही होती है, उसको तो अपनी इंस्टॉलमेंट से मतलब होता है कि एक इंस्टॉलमेंट भी मिस ना हो। वो बैंक सोच रहा है, बैंक ये कंडीशंस लगा रहा है। अच्छा, बैंक जब ये कंडीशन लगाता है ना, तो जो कंपनी है बिजनेस भी अकॉर्डिंगली करती है। सामने वाले को बोलती है भाई पैसे टाइम पे दे देना, मुझे लायबिलिटीज को रखना नहीं है। तो ये अब फिर इंसान का बच्चा बन के कंपनी काम करती है। अच्छा जी, फिर यही बैंक इसको कहता है कि आपने डेट इज टू इक्विटी का रेशियो मेंटेन करना है। डेट टू इक्विटी, वो कहता ही है कि भाई आप डेट को डिवाइड करवाएं कैपिटल से प्लस डेट से, इसका रेशियो आना चाहिए मिनिमम 50% या 55%। क्योंकि बैंक ये कह रहा है कि भाई अगर आपने किसी और से लोन लिया तो आपकी कंपनी में डेट फाइनेंसिंग, तो आप उसको पैसे देंगे या मुझे पैसे देंगे, तो मुझे ये नहीं समझ आएगा। नहीं आई बात समझ? भाई देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर डेट का जो रेशियो है वो ऊपर गया तो क्या इस बैंक की रिकवरी के चांसेस सेम रहेंगे, कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो बैंक को ये रिस्क है, वो चाहेगा कि वो कभी भी इस कंपनी को अलाउ नहीं करे कि आप जाके एडिशनल लोन लें। ये सारी शर्तें, कंडीशन किसने लगाई हैं? बैंक ने। अब हम अपने पास आते हैं ना, ऑडिटर के पास। आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए, वहां पर 2 सिचुएशंस बताता हूं आपको, एग्जामिनर लिख के दे दे कंपनी हैज ऑब्टेन्ड लोन फ्रॉम एबीसी या एमसीबी बैंक। अच्छा, कहने को तो ये बात नॉर्मल सी लगती है, बट मुझे एक बात पता है, इसमें रिस्क है। रिस्क है ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। रिस्क है ब्रीच ऑफ। अच्छा, आप बोलेंगे सर आप तो ऑडिटर हैं, आपको क्या पंचायत है कि डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए होंगे? क्योंकि ये सारी पंचायत किसको करनी चाहिए? मैनेजमेंट को। नहीं, अब ये सुनना है, बैंक, हाँ, अब बैंक पता है क्या कहता है? बैंक ये कहता है कि अगर आपने इसमें से एक भी कंडीशन ब्रीच की, वो मेरी नजर में कहलाएगा डिफॉल्ट इवेंट। क्या कहलाएगा? अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ होता है, इसलिए बताता हूँ, जब जाके प्रैक्टिकल लाइफ में रीड करोगे तो समझ आएगा कि कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, तो समझ आ रही होंगी। खैर, आप गए क्लाइंट के पास, क्लाइंट ने आपको कहा मैंने लोन लिया है। आपने कहा अच्छा लोन लिया है तो कंडीशंस भी होंगी। वो कह रहा नहीं नहीं नहीं, कंडीशंस ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे कि भाई एग्रीमेंट दो। एग्रीमेंट में अलग से क्लॉज होता है जिसकी हेडिंग होती है डेट कोवेनेंट्स, और फिर अलग से क्लॉज होता है जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट इवेंट्स। वो डिफॉल्ट इवेंट्स बताता है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, वो भी एक डिफॉल्ट इवेंट है। ये सारी कंडीशंस ब्रीच की, ये भी क्या है? डिफॉल्ट इवेंट है। अच्छा, फिर लिखा हुआ आता है कि भाई बैंक के पास मेजर्स क्या हैं? बैंक के पास मेजर्स क्या हैं? अच्छा, बैंक के पास जो मेजर्स हैं वो ये हैं, बैंक इसको बोलेगा कि भाई मेरे पास 2 पावर्स हैं, मैं इमीडिएटली आपके एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। मैं इमीडिएटली आपके एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। तो मुझे आप एक बात बताएं, अब मैं कनेक्ट करूंगा, अगर डेट कोवेनेंट ब्रीच हो गए, अगर डेट कोवेनेंट, क्या कंपनी अगले 12 महीने सर्वाइव कर पाएगी या बंद हो जाएगी? इसको हम कहते हैं नॉन गोइंग कंसर्न एंटिटी। क्या कहते हैं इसको? अभी कनेक्ट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है आईएफआरएस में भी, ऑडिटिंग में भी, गोइंग कंसर्न का। किसका? गोइंग कंसर्न का। बात समझिएगा, गोइंग कंसर्न को समझ लेते पहले। गोइंग कंसर्न का मतलब यह है, यहां पे लिख लेते हैं भाई, हम कह रहे हैं कि भाई गोइंग कंसर्न का मतलब यह है कि कंपनी नेक्स्ट 12 मंथ्स सरवाइव कर जाएगी। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? कंपनी अगले 12 महीने सरवाइव कर जाएगी। अच्छा भाई, अब मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने गया और मैंने कहा उसने लोन नहीं लिया हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन मैं कहूंगा वो कंपनी गोइंग कंसर्न है। वो कंपनी गोइंग कंसर्न है, उसके डूबने के चांसेस नहीं है। अच्छा, इन केस अगर मैं किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जाऊं जिसने लोन लिया हुआ है, मैं कह रहा हूं लोन लेना उसके गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट नहीं करता। लोन के कोवेनेंट्स का ब्रीच होना उसके गोइंग कंसर्न पे डाउट्स क्रिएट करता है। आप जरा बात समझिएगा,
हमने ये कहा हम जब फाइनेंशियल्स बनाते हैं तो आपको एक बात याद होगी, हम यहां पे सबसे पहले लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्या फर्क होता है? एक साल से ज्यादा चलेंगे और विद इन 1 ईयर। अब इस बात को समझो, अगर ये कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न है ना, तो IAS 1 आपको स्टैंडर्ड ये कहता है अगर नॉन गोइंग कंसर्न है तो उसके सारे एसेट्स करंट एसेट्स में आ जाएंगे। इसके सारे एसेट्स चाहे वो PPE क्यों ना हो। क्यों? अब सब बिकेगी कंपनी, बस अब यूज नहीं होगा। अब तुम अपने आप का सोचो, तुम तो ऑडिटर हो, अगर तुमने, प्लीज सुनना, ये इंपैक्ट बता रहा हूं ये, वरना फिर तुम्हारे लिए मसला होगा आगे। इंपैक्ट ये है, अगर तुमने ये रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया और इसको चेक नहीं किया, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता हो तो तुम ये डेट कोवेनेंट्स को चेक नहीं करोगे, अगर नहीं पता तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अगर तुमसे ये मिस हो गया और कोई डेट कोवेनेंट ब्रीच हो जाता तो मार्केट में शेयर होल्डर बैठा हुआ है, वो तो बोलता क्या बेहतरीन कंपनी है, पैसे डाल के बैठ गया। अगले दिन न्यूज आ गई कि ये कंपनी बंद हो रही है, किससे पूछा जाएगा? बोलेगा तूने क्या मतलब चरस लगा के ऑडिट किया था, तेरे को नहीं पता तो तुमने क्यों नहीं बताया? तो वो बोलेगा भाई हम, अच्छा अगर हमने, प्लीज सुनिएगा, हमने चेक कर लिया होता तो क्या हम बता देते? यस, हम बिल्कुल बता देते, क्योंकि वो डेट कोवेनेंट ब्रीच हो चुके हैं। तो रिपोर्ट के अंदर, मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। उसके पैराग्राफ में हम ये सारी बकवास करके लिख के देते हैं किसको? शेयर होल्डर को, कि ये मामला हुए हैं, अब देख लो, बैंक से नेगोशिएशन करनी है, क्या करना है हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद हमारा कोई काम नहीं है। अगर मैंने बता दिया तो मेरी कोई बल्ली है, अगर नहीं बताया तो है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज नॉर्मल रिस्क है या सिग्निफिकेंट रिस्क है? तो आप अब इस बात को याद रखिएगा, मैं आपको सोचने का तरीका सिखाता हूं। आपको मैं एक सवाल दे दूं, उसके अंदर मैं आपको कुछ फाइनेंशियल डेटा दे दूं और नीचे लिख दूं कि इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, इस कंपनी ने बैंक से, और जब आप ये 3-4 रेशियोज कैलकुलेट करें, ये 3-4 रेशियोज कैलकुलेट करें, प्लीज सुनिएगा, ये 3-4 रेशियोज कैलकुलेट करें और आपको ये सारे के सारे रेशियोज एडवर्स दिखें। एडवर्स का मतलब बुरे रेशियोज दिखें, तो क्या आप ये लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, देयर इज अ रिस्क दैट कंपनी माइट हैव, नहीं गलत, नहीं अभी डायरेक्ट तुम फिर उस पर चिपक गए ना, गोइंग कंसर्न पे चिपक गए, नहीं, आप बोले कंपनी माइट हैव ब्रीच डेट कोवेनेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंपनी माइट नॉट बी अ गोइंग कंसर्न। कंपनी माइट नॉट बी अ, पहले ये तो बताओ कि किस वजह से गोइंग कंसर्न पे मसला है, ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। तो अच्छा हम क्या कर सकते, प्लीज सुनिएगा, आपने रेशियोज कैलकुलेट किए तो आपका लिखने का तरीका होगा कि कंपनीज करंट रेशियो, कंपनीज इंटरेस्ट कवर रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो आर वर्स और एडवर्स, एंड दीज एडवर्स की रेशियो इंडिकेट दैट द कंपनी माइट नॉट बी अ गोइंग कंसर्न। सो फिर आप लिखेंगे देयर इज अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न इश्यूज। पहले तो बात क्लियर है, और फिर इसको ऑडिट करेंगे, वो कैसे करेंगे वो बात की बात है, पर क्या रिस्क आइडेंटिफाई हो गया? पक्की बात है। चलें जी, इंटरेस्ट कवर रेशियो बता दें सर। देखो इंटरेस्ट कवर तो जानिए हमने बचपन में भी सीखा है ना, इंटरेस्ट कवर का मतलब यह है कि आपका प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट को कवर कर भी पाएगा या नहीं। तो वो कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऊपर रखना और इंटरेस्ट एक्सपेंस को नीचे रखना। तो देखो कि भाई जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है वो आपके इंटरेस्ट को कितनी मर्तबा पे कर सकता है। क्लियर है? हाँ जी हसीब, अब क्लियर है भाई? सर ये सब बुक में लिखा हुआ है, जानिए ये सब बुक में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा बुक में लिखा हुआ है, खुदा के वास्ते कल भी याद नहीं करवाया, आज बता देना, मैंने बुक का पहला चैप्टर भेज देना तुम लोगों को, उसमें सब लिखे हुए हैं ये फैक्टर्स, दुनिया जहाँ के फैक्टर्स एक जगह लिखे हुए, उसकी फाइनेंशियल्स की मैपिंग भी लिख दी है। अब ऐसा नहीं है कि उसी पे चिपक के वही याद कर ली है, दिमाग चलाना है। सही है जी, चलें जी आगे लेके चलते हैं इसको। अच्छा भाई, व्हाट विल बी द पॉसिबल इंपैक्ट, ये देख लो भाई, breach of debt covenants as a result of which all debt become due immediately which may cause going concern issue। क्लियर है? तो आपने पूरा स्ट्रीमलाइन हो के उसको कनेक्ट करना है वहां पे, उसके अलावा आपका जवाब देना फजूल है। चलिए जी,
यहाँ पे हमजा कह रहे हैं सर ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एसेट्स एंड प्रेजेंट एट रॉन्ग फेयर वैल्यू टू मेंटेन डेट टू इक्विटी रेशियो। नहीं अभी ऐसा भी नहीं है ना, ये तो भाई मुझे एक बात बताओ, गोइंग कंसर्न का मसला है क्या, ये सब गलत है? तो मैं ये लिखूं कि एसेट में भी गलती होगी, लायबिलिटी में भी गलती होगी, प्रॉफिट में भी गलती होगी, सीधा गोइंग कंसर्न लिख दूं? तो वो बात इक्विवेलेंट है। ऐसा नहीं कि आपने एक एक चौरंगी को एक्सप्लेन करना है कि ये भी मसला, ये भी मसला, ये भी मसला। सर डेट कोवेनेंस इज जस्ट इन केस ऑफ बैंक लोन और डिबेंचर्स, बोथ ना अगर आपने इशू किए हुए दोनों केसेस में, अगर आपने देखो लोन, सिर्फ याद रखो लोन आपने ब्रीच किया, उसकी कंडीशंस तो डेट इमीडिएटली बिकम पेएबल, तो आपके गोइंग कंसर्न के मसले आ सकते हैं। अच्छा एक और चीज सिखाता हूं तुम्हें, सुनो, गोइंग कंसर्न के मसले आ सकते हैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बैंक से नेगोशिएशन हो जाए। अब बैंक आपको माफ कर दे और बोले चलो आपके पैसे डेफर करते हैं, जो कि बहुत बार हो जाता है, क्योंकि बैंक ये कहता है कौन इस झंझट में जाएगा इस कंपनी को बंद करे बेचें, इससे अच्छा हम क्या करते हैं इसको मोहलत देते हैं ताकि ये हमें पैसे दे दे, इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा वो, उसकी तो कमाई है ऑल टुगेदर, सही है जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ देयर मे बी अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, पर आपको सारे सबूत होने चाहिए जिस पे आप कंक्लूड करेंगे गोइंग कंसर्न है या नहीं है। चलें जी, हम अगर इसको आगे लेके चलें भाई, केस 6, या आप बताएंगे मुझे क्योंकि आपने सोचना है, सिर्फ ये बोल के मैं चुप हो जाऊं अगर, चलसी उल्टा देख रहा है, बोला सेल्स कम हो रही है मार्जिन बाबा। उसकी भी कंडीशन होती है अहमद, सोचो यार सोचो, दिमाग लगाओ। देखो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है, आप सुनो आप सुनो आप सुनो, मार्जिन जब कम होते हैं ना, मार्जिन जब कम होते हैं, दिस इंडिकेट्स के मार्केट आपको फोर्स कर रही है। देखो एक रिस्क बता रहा हूं, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पता है। देखो यहाँ पे रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अब मैं डायरेक्शनल सोचना सिखाता हूं, सुनो इस बात को समझना, मेरी बहुत अहम चीज है ये, सुनो इधर। एक बच्चे ने सही बताया अब तक, सेलिंग प्राइस कम हुई है तो सही है, पर उसको लिंक करते हैं आप। मार्जिन्स के कम होने का मतलब समझो सिर्फ क्या है, कॉम्पिटिटिव मार्केट, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बोला इसने, बिल्कुल सही बोला इसने, कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब इस बात को समझो, पहले थोड़ी अपने लॉजिक्स को क्लियर करते हैं फिर इससे कनेक्ट करेंगे। मैंने कहा आप एक यूनिट 100 रुपए का बेचते हो, आप एक यूनिट, और आपको कॉस्ट पड़ती है कोई लेट से 60 रुपए की, तो मार्जिन कितना 40, बात समझिएगा, मार्जिन कितना 40। अब मैं एक यूनिट बेचूं, 5 मिलियन यूनिट्स बेचूं, मेरा मार्जिन चेंज नहीं होगा, अमाउंट चेंज होगी, परसेंटेज चेंज। ये बात अगर ग्रैब नहीं हुई तो मुझे बता दो, मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर से मैंने कहा एक यूनिट 100 रुपए का बेचता हूं, जिसकी कॉस्ट आती है कितनी 60 रुपए, नेट कितना बचता है 40। अब एक यूनिट बेचूं, 5000 बेचूं, 5 मिलियन बेचूं, मार्जिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना रहेगा 40। दिस मार्जिन विल डिक्रीज ड्यू टू 2 रीजंस, या तो सेलिंग प्राइस कम हो जाए पर यूनिट, या कॉस्ट बढ़ जाए पर यूनिट। अच्छा लाइकली ये होता है कि आपने कॉम्पिटिटिव रहने के लिए सेलिंग प्राइस को कम कर दिया हो। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट हो गई है कॉम्पिटिटिव, जैसे उसने बिल्कुल सही पकड़ा, मार्केट हो गई है, दैट्स व्हाई मार्केट इज पुशिंग यू टू रिड्यूस योर सेलिंग प्राइसेस, मार्केट इज पुशिंग यू टू रिड्यूस योर, एंड अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस कम किए जा रहे हैं तो देयर इज अ रिस्क कि आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट से भी नीचे आ जाए। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि वाकई में ऐसा हुआ होगा, मैं कह रहा हूं रिस्क है, मैं कह रहा हूं ये आपको बताएगा कौन, क्लाइंट। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं रिव्यू करता हूं ना मैनेजर्स का, तो आज ऐसे ही मैंने शायद कल बताया भी था या नहीं, एक हमारा ट्रेनी है जो ईवाई का, उसने काउंटर स्ट्राइक का मैच खेला था ARTD से, सकलैन भी है, अहमद सलीम भी है, 2 लोग खेल रहे थे। तो उसने बुला लिया उसको कि भाई यार आ जाओ मैच है, तो उसने कहा कि नहीं यार 6 बजे से पहले नहीं निकल सकता मैं। उसने बोला क्यों भाई, सर ने रिव्यू करना है। मैं उनसे ये नहीं पूछता, मैंने कल भी बताया था कि जलालत का प्रोग्राम उसकी, तो उनमें खौफ है, खौफ ये है कि भाई ये बंदा पूछेगा लॉजिकल, मैं उसको ये थोड़ी ना बोला दिखा तूने चेक क्या किया, पहले मैं बोलता हूँ तूने रिस्क असेस क्या किया है।
अगर उसकी रिस्क असेसमेंट गलत होती है मैं उसका आगे रिव्यू नहीं करता। जलालत प्रोग्राम अलग चलता है, जलील अलग होता है, रोने जैसी शक्ल अलग होती है, फिर आगे जाता है सीख के आता है ना। पर समझने की बात यह कि इफ यू डोंट असेस प्रॉपर रिस्क आप ऑडिट नहीं कर सकते। मैं तो उसको सिंपल एक बात बोलूंगा, भाई मुझे बताओ इसके मार्जिन क्यों गिर गए। एक बेवकूफ ऑडिटर होगा ना, बोलेगा ओ सेल्स इंक्रीज हो गई है, तो सेल्स इंक्रीज हो गई तो मेरे यूनिट ज्यादा बिके। भाई मेरे को भी पता ज्यादा बिके, मतलब इसमें क्या हो रहा है भाई, सेल ज्यादा हुई है तो यूनिट ज्यादा बिके, सीधी सी बात है। फिर वो अलग है, डिमांड से कंपेयर करूंगा, फिर ऑडिट करने का मेरा तरीका अलग है। मैं बोलूंगा डिमांड ओवरऑल मार्केट की कितनी है, मैं तुम्हें चलो बताता हूँ उसको ऑडिट भी कैसे करता हूँ। मैं देखता हूँ मार्केट डिमांड कितनी है। लेट से मैं एक XYZ कंपनी का ऑडिट करता हूँ जो मैंने बताया भी था PIBTL, उसके तो मैं बता सकता हूँ ना आपको। वो क्या करती है, कोल इंपोर्ट करा के लोगों को देती है। मार्केट में रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान में पूरी कोल इंपोर्ट कितनी होती है। अब मेरा दिमाग इसमें भी चलता है कि मुझे पता है कोल इंपोर्ट अफगानिस्तान से लोकली भी हो रहा है और वो कम पैसों पे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी सेल्स पे क्या आएगी, हिट आएगी। इसकी क्वांटिटी क्या होगी, तो क्वांटिटी का रिस्क तो अलग है ना, वो तो अलग देखूंगा। मैं बोल रहा हूँ मार्जिन क्यों गिरा, क्वांटिटी को भूल जाओ, उसको अलग से ऑडिट करना। मैं कह रहा हूँ मार्जिन कैसे गिर गया, कि प्राइसेस कम हुई है या कॉस्ट ज्यादा हुई है, ये पता होना नहीं चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल्स में फिगर आती है ना, दिमाग लगाओ, सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो ताकि समझो कि ऑडिट कैसे होता है। भाई मैंने सिंपल क्लाइंट को, आज वो कंफ्यूज हो गया, आज वो मुझे ये कह रहा है कि यार कह तो सही रहे हो। मैंने कहा भाई तुम कह रहे हो ना मुझे, मैंने क्लाइंट से मीटिंग चल रही है मेरी अभी की, आज ही की बात है। मैंने उसको बोला भाई तुम मुझे कह रहे हो पूरे पाकिस्तान की डिमांड इतनी है। मैंने कहा चलो तुम्हारी बात लिख दी, क्योंकि मैं पैकरा की रिपोर्ट पढ़ के बैठा हुआ था, साइड में खुली हुई थी मेरे। मैंने बोला भाई चलो तुम्हारे लिए क्वांटिटी रख दी। मैंने कहा तुम इसका कितना सर्व करते हो मार्केट को। वो झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों के ट्रेंड उसी कंपनी के लेकर रखे हुए थे। मैंने इसी की कंपनी के जिसका मैं ऑडिट करता हूँ, ये पूरी मार्केट का 50% सर्व करता है। कितना परसेंट, 50%। मैंने उस क्वांटिटी पे 50% लगा दिया। वो कोई आ गया 5 मिलियन मैट्रिक टन, कितना आ गया, 5 मिलियन मैट्रिक टन। मैंने उसको बोला कि भाई अगर 10 मिलियन, मतलब 1 मिलियन, जो 10 मिलियन मैट्रिक टन, सॉरी 10 मिलियन मैट्रिक टन अगर पूरी मार्केट की डिमांड है कोल की, तो तुम कितना सर्व कर रहे हो, 5 मिलियन। मैंने कहा, वो मुझे कह रहा है कि भाई आपको नहीं पता, हम यहाँ तो चले जाएंगे, क्योंकि मैं कर रहा था उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। क्या कर रहा था, और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए आपको वैल्यू इन यूज निकालने के लिए क्या चाहिए, यूनिट्स, ताकि मैं वैल्यू निकाल सकूं। मैंने उसको बोला कि भाई तुम मुझे गलत बयानी कर रहे हो। वो कह रहा है कि हम ना 12 मिलियन अचीव कर लेंगे। अब मैंने कहा चौसी पाकिस्तान में मंगवाई 10 मिलियन रहे, तो तू 12 किसको बेचेगा। भाई लॉजिक लगाओ, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान में कितनी यूज हो रही है, वो बोल रहा है मैं 12 मिलियन बेचूंगा। मैंने कहा 12 तो तू तब बेचेगा जब तेरे से 12 कोई खरीदे, 5 मिलियन कहां से खरीदा जा रहा है, अफगानिस्तान से। और आपको ये भी बता दूं कि थर कोल पावर प्रोजेक्ट भी आ चुका है, आप जाके देख सकते हो सिंध में थर, उसके तो ब्लॉक्स बन रहे हैं। हर कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर कर रही है वो अपने ब्लॉक्स परचेज कर रही है। देयर इज नो मोर अ रिक्वायरमेंट टू इंपोर्ट कोल फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। अब ये चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि भाई हालात ये चल रहे हैं, वो बोल रहा है मैं 12 मिलियन बेचूंगा। मैंने कहा भाई पहले तो खरीदेगा कौन, तुझसे मुझे ये बता दे। पर मुझे बताओ ये सारी चीजें मुझे कब पता लगी, जब मैंने क्या असेस किया, सराउंडिंग्स में रिस्क असेस किया। खैर अब इस पे आते हैं। यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं अभी क्वांटिटी की कर रहा हूं या प्राइस की कर रहा हूं। क्वांटिटी को ऑडिट करना एक अलग बात है, प्राइस को ऑडिट करना एक अलग बात है, ताकि ये तुम्हारा विजन क्लियर हो जाए कि हियर वी आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट क्वांटिटी। देखो सेल्स आपको इंक्रीज होते हुए दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, पर सेल्स इंक्रीज हुई होगी मेनली क्वांटिटी की वजह से। आपके मार्जिन डिक्रीज हो रहे हैं, इसके 2 रीजन है, या तो सेलिंग प्राइस नीचे आई होगी या कॉस्ट ऊपर गई होगी। तो अगर हम ये लिखें रिस्क के अंदर, अपने रिस्क के अंदर क्या हम ये लिख सकते हैं कि देयर इज अ रिस्क दैट सेलिंग प्राइस माइट हैव बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड इट माइट गो बिलो द कॉस्ट, इट माइट गो बिलो दी, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो समझाने का मकसद ये था आपको, कभी आपको मार्जिन्स डिक्रीज होते हुए दिखें तो हमेशा एक रिस्क रहेगा कि आपकी इन्वेंट्री क्या हो चुकी हो, ओवरस्टेट और इंपेयर हो चुकी हो, जो कि एनआरबी लॉस बुक नहीं हुआ होगा। पहले बताओ ये पूरी कहानी समझ आई, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो जल्दी से। हाँ जी क्लियर है, जल्दी से भाई सारे बच्चे, यानी पीछे क्लियर है तुम लोगों को, पक्की बात है। ओके जी आगे। अच्छा भाई ड्राफ्टिंग टेक्निक आई थिंक कि मुझे आपको सिखाने की नीड नहीं है, कल की क्लास में बताई थी। देखो क्या है,
पिक सिचुएशन फ्रॉम द क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? कंपनी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट एंड देयर इज अ, क्या रिस्क हो सकता है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, पर ये बात आपने पिक होनी चाहिए, ऐसा ही है। और रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, वो अपनी जगह है, सही है जी। सर इफ यू वांट टू डू प्रैक्टिस मोर, तो मैं कराऊंगा ना प्रैक्टिस मोर, जानी अभी मैंने प्रैक्टिस कराई है, अब तो सोचना सिखा रहा हूं, अभी करेंगे प्रैक्टिस, देखो फिर क्या होता है। चलिए जी, दूसरा केस, डेटर टर्नओवर डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस, तो क्या कुछ सोचोगे? सवाल में गिवन होगा, वहां से रिप्रोड्यूस करना, क्या रिस्क है इससे? There is a risk of overstatement of receivable as the company might be facing difficulty in recovery of its receivable. क्लियर है? प्रैक्टिस की मेरी जिम्मेदारी है, उससे तुम बेफिक्र रहो, वो मैं करवा दूंगा। अभी आपने लॉजिक क्लियर कर ली है, चलो पहला सवाल लिख के दिखाओ मुझे। प्रॉपर लिखना है, देखो क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट द अबव सिनेरियो एंड आइडेंटिफाई ऑर्डर्ड रिस्क। पर नहीं, पर इफ यू आर सेइंग दिस इज ऑर्डर्ड रिस्क, तो उसकी बेसिस होनी चाहिए ना, और वो बेसिस क्या है? रिस्क फैक्टर। तो जैसे लिखना सिखाया है वैसे ही। ओके, तो आप कह रहे हैं कि दो रिस्क हैं। पहला रिस्क ये है कि सही है, दूसरा जो रिसीवेबल का है, लेकिन उसको रिस्क नहीं है क्योंकि कोविड-19 के चक्कर में ग्राउंड हमारे पास है। तो यही तो रिस्क है, ग्राउंड थोड़ी ना ये कोई तो सेटलमेंट तो है, गलत। तुमने क्लाइंट बन के नहीं सोचना, तू तो क्लाइंट बन के सोचा है, तू तो क्लाइंट बन के सोचा, तेरे को तो पता है कोविड है यार, रिसीवेबल नहीं आ रहे, तो मैं तो कह रहा हूँ कि वाकई, अरे तू बात ही नहीं समझा। मैं कह रहा हूं जब पता ही है कि कोविड आ चुका है, तो पैसे कभी जिंदगी में नहीं मिलने तो ही तो प्रोविजन होता है। अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन होगा, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल होगा, ये लिखना है। चलें जी, एनीवन एल्स? भाई पहले यहां पे रीड कर लेते हैं। अच्छा, जैसे हसीब ने लिखा रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट, डायरेक्ट नहीं लिखना। अब्दुल वहाब लिखते हैं कंपनी इन्वॉल्व इन सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट एंड ड्यू टू इमरजेंस ऑफ कोविड एंड क्रेडिट टर्म्स इंक्रीज फ्रॉम 45 to 175 days, there is a risk of overstatement of receivable and understatement of bad debt expense. Perfectly drafted. जैनब लिखती हैं as the company is involved in selling imported goods, the risk might be overstatement, the risk might be overstatement of receivable. There is a risk, यूं लिखो, there is a risk that the receivables might be overstated, but आपने जैनब एक गलती की है यहाँ पे, आपने लिखना था कि ओवरस्टेटमेंट रिसीवेबल का रिस्क क्यों है वो पहले बताओगी, क्योंकि आपके डेज क्या हो चुके हैं? इंक्रीज हो चुके हैं। उषा लिखती हैं एज द कंपनीज आर फेसिंग, एज द कंपनीज नहीं, गलत, कंपनी, एज द कंपनीज फेसिंग बिजनेस इशू ड्यू टू कोविड-19। अच्छा, मैं आपसे रिकमेंड ये करूंगा कि रेदर देन यूजिंग योर अंग्रेजी, ट्राई टू यूज एंड पिक इट फ्रॉम द क्वेश्चन, क्योंकि सीधे सीधे लिख के दी हुई है उसने, तो हम वही लिख के अपनी खाली चिपकाने वाली चीज़ है ना कि एफएस से लिंक करो, सिर्फ एफएस से लिंक करने वाली खुद की है, पता चले वो भी ढूंढ लो कहाँ लिखा हुआ है, वो खाली वो लिख लेना, बाकी सब सेट है। चलें जी, उषा क्लियर है? सवाल से पिक करो ताकि गलती ही नहीं हो, बाकी सही लिखा है। अच्छा, हमजा लिखते हैं कंपनी इज इन्वॉल्व इन इम्पोर्ट, सो देयर इज अ रिस्क दैट द इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट माइट हैव बीन यूज्ड। बिल्कुल सही लिखा है यहाँ तक, क्योंकि इम्पोर्ट से लिंक किया आपने। आगे चीज़ ये है कि कंपनी receivable days have been increased, which indicates that the company might find it difficult to recover outstanding amounts, so there is a risk that receivables might be overstated and there is an understatement of bad debt expense. Very good yaar, very well drafted. बिस्मा कहती हैं clients involved in selling imported goods to retailers, as the goods are imported there is a risk of using incorrect exchange rate. Also, due to COVID situation, there might be a risk of understatement of bad debts and overstatement of receivables, but you can also write कि डेज आपके क्या हो चुके हैं? इंक्रीज हो चुके हैं। हाँ भाई, यहाँ से सुनाओ। अच्छा, एक चीज, सॉरी यहाँ बात काट रहा हूँ, ये नहीं लिखना है इन दिस क्वेश्चन, इन दिस सिनेरियो। एग्जामिनर को पता है कि मैंने दिया है, सही है, ऐसा ही है। नहीं, वाकई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बच्चा मुझे कह रहा है आके, हर होता है ऐसा, कोई ये तो हम सीखने आए ना जानी, ऐसे नहीं, हम सीखने आए। वो बोले एज यू कैन सी फ्रॉम द अबव सिनेरियो, एग्जामिनर बोल रहा है आई कैन सी, सही है, तो ये नहीं, इन दिस क्वेश्चन नहीं, वैसे आगे बोलो, अब बोलो। अच्छा, एक थोड़ी सी इसमें करेक्शन करूंगा, आपने इसको जस्टिफाई नहीं करना कि एज यू नो दैट एक्सचेंज रेट चेंजेस एवरी डे, वो प्रिज्यूम्ड है, सही है। आप सिर्फ क्या बोलोगे कि एज द कंपनी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग
इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। आगे बढ़ो, ये अच्छी बात है, देखो सुनाओगे आंसर तो गलती पता लगेगी। आगे इसको आगे लिखो, एंड ऑल्सो द रिसीवेबल डेज हैव बीन इंक्रीज। सही है जी, वो लिख दिया और फिर आगे लिखेंगे आप, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। अलग 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 रिस्क है ना। हाँ भाई सुनाओ। Some receivables of company are outstanding for more than 175 days, which are way above the credit term of 45 days. So there might be a risk of overstatement of receivable and understatement of bad debt expense. सही है, Company is also involved in import, so there is also a risk of using incorrect exchange rate. वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्टली ड्राफ्टेड है। हाँ भाई कोई और? सेम है, चले जी। अच्छा भाई, हसीब ने लिखा कंपनी इन्वॉल्व इन सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड, देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट एग्जैक्ट ड्यू टू इमरजेंस ऑफ कोविड एंड क्रेडिट टर्म इंक्रीज फ्रॉम 45 डेज टू 175 डेज, रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल। यानी सर, अच्छा जैन कह रहे हैं कि सर ये लिख सकते हैं सिंस कोविड-19 इज ऑन द राइज देयर माइट बी अ क्लोजर ऑफ। नहीं नहीं नहीं, बस भाई मैं कह रहा हूँ आप ये बताओ ही नहीं ना कि क्लोजर होने वाला, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बोले कोविड-19 है और रिसीवेबल डेज ऊपर जा रहे हैं, जिस वजह से रिस्क है कि आपकी रिसीवेबल की रिकवरी ना हो पाए। और बहुत सारी कंपनीज में ऐसा हुआ था, जब कोविड-19 इमर्ज हुआ था तो उन लोगों ने अच्छा खासा प्रोविजन किया था क्योंकि उनको पता था पैसे नहीं आएंगे। सही है जी, अब वो रिकवरी हो गई तो फिर वो अदर इनकम है, वो बात की बात थी। चलें जी, अब हम अगर इसको यहाँ पर ये दिखाएं, मैंने लिखने का तरीका ये है कि मैं रिस्क का फैक्टर हेडिंग में डाल देता हूँ। हेडिंग नहीं भी डालो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया, अगर वो रिस्क की हेडिंग डालने लगते हैं ना तो वो कुछ और चिपका देते हैं। तो आप हेडिंग को इग्नोर करके सिर्फ पैराग्राफ लिखेंगे 1 और 2 करके। सही है जी, अनलेस कि इतनी परफेक्शन आ जाए। ऐसे लिखने का एक फायदा है, एग्जामिनर को क्लियर आइडिया हो जाएगा इस बच्चे ने पिक सही किया है। तो इतनी परफेक्शन आ जाए तो हेडिंग भी डाल देना कि भाई, अच्छा हेडिंग में क्या आएगा, रिस्क फैक्टर क्या आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हमने, क्लाइंट डील इन सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स। आगे देखो, कंपनी इज इन्वॉल्व इन सेलिंग इंपोर्टेड गुड्स, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड पेबल। क्योंकि मैं इंपोर्ट करूंगा तो वैल्यूएशन किसकी होगी, ट्रेड पेबल की और इन्वेंट्री की। और उसको आसान जबान में कहूँ, रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। पर रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट पूरे फाइनेंशियल्स में कहाँ अप्लाई होगा, इन्वेंट्री में और ट्रेड पेबल में। तो मैंने रेलेवेंट असर्शन से लिंक कर दिया, आइटम से लिंक कर दिया। क्लियर है। आगे, फर्दर इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट में बी यूज टू ट्रांसलेट इंटर ट्रांजैक्शन इनटू लोकल करेंसी। सही है जी, तो ये हमने थोड़ा सा एक तमीज़ और तहजीब वाली अंग्रेजी लिखी यहाँ पे। इसके बाद इंक्रीज इन रिसीवेबल डेज, हमने कहा रिसीवेबल डेज हैव बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फ्रॉम 45 टू 175 डेज, देयर माइट बी अ रिस्क दैट दीज माइट नॉट बी recoverable and appropriate provision against these receivable might not have been recorded। और हम आगे ये भी लिख सकते हैं आगे में, which is also evident from the emergence of COVID। क्लियर है, बात सही है भाई। इसको आज यहाँ तक रखते हैं। अब अगली क्लासेस में हम रिस्क के पैरामीटर्स को और ऊपर लेके जाएंगे, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे और हम बुक की रीडिंग भी करेंगे, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आज तक आपने क्या क्या कर लिया है। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। वेरी गुड भाई, ऑनलाइन वालों बेहतरीन ड्राफ्ट